नमस्कार बच्चों, मैं सौरभ मिश्रा हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है पिछले पढ़ाए गए पाठों को आपने ध्यान से पढ़ा होगा, उनके उच्चारण किए होंगे, प्रश्नों का अभ्यास करने का प्रयास किया होगा। आज जो हम लोग पाठ पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे चित्र देख पा रहे होंगे, एक बस का चित्र है। बिल्कुल सही समझा आपने। आज हम लोग जो पाठ पढ़ने वाले हैं वह पाठ है पाठ 3, बस की यात्रा। बस की यात्रा इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है हरिशंकर परसाई। तो ये सबसे पहले हरिशंकर परसाई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था और ये 10 अगस्त 1995 को इनकी डेथ हुई थी। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। मुख्यतः ये व्यंग रचनाएं करते हैं। व्यंग के बारे में आप जानते हैं, इसको हम इंग्लिश में सटायर बोलते हैं, या फिर जो जो बातें आप सामान्य रूप से कहें तो सुनने में तो सामान्य, लेकिन उनका अर्थ बिल्कुल अलग हो। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में आप समझें व्यंग्य क्या होता है। मान लीजिए कि आप विद्यालय देर से पहुंचे हैं और आपके अध्यापक ने आपको देखते हुए बोला, अरे वाह, बड़ी जल्दी आ गए आप। तो यहाँ पर बात जो है देर से आने की है, लेकिन वो जल्दी आने के लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यंग्य है, उल्टबासी भी बोलते हैं इसको, व्यंग्य है। तो इनके जीवन की अगर हम बात करें तो 18 वर्ष की उम्र में इनको वन विभाग में नौकरी खंडवा में मिल गई थी, जो मध्य प्रदेश में ही है। और विभिन्न कार्यक्रमों में ये भाग लेते रहे, लेखन कार्य इनका चलता रहा। तो इसका पूरा विशेष अध्ययन आप गूगल क्लासरूम में मैं इसका पूरा डेटा आपको दे दूंगा, वहां से पढ़ लीजिएगा। आइए पाठ पर आते हैं। बस की यात्रा। ये पूर्णतः व्यंग्य है और यह व्यंग्य जो है बहुत चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करेगा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। लेखक के 5 मित्र उन्होंने तय किया कि शाम के जो 5 बजे की बस है वो जो जाती है उससे चलने का उन लोगों ने निर्णय लिया। पन्ना ये जगह का नाम है जो मध्य प्रदेश में ही है। तो पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। पन्ना और सतना दोनों मध्य प्रदेश का है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि लेखक जो है होशंगाबाद में पैदा हुआ और उनकी कर्मभूमि जो है वो मध्य प्रदेश ही रही है। तो इस नाते से यहाँ पर जो शहरों के नाम है ये मध्य प्रदेश में ही है और ये सारे शहर अभी भी हैं, पन्ना, सतना, जबलपुर सभी। तो पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, 1 घंटे के बाद मिलती है, जिस कंपनी की बस में लोग जाने के लिए सोच रहे थे, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। जबलपुर से कोई ट्रेन मिलेगी, फिर वहां से वो कहीं और जाएंगे। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। हाजिर मतलब उपस्थित, प्रेजेंट होना था। इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। तो वापस जाने के लिए यही रास्ता यानी इसी बस से जाना जरूरी था, इसलिए उन्होंने सोचा। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफर नहीं करते। लोगों ने कहा, जो लेखक को छोड़ने आए थे, जो लेखक के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, वो बोलते हैं कि जो समझदार होता है वह व्यक्ति इस शाम वाली बस में सफर नहीं करता है। तो लेखक को ऐसा लगा शायद रास्ते में डाकू मिलते हो। अच्छा, मध्य प्रदेश के विषय में एक बात और मशहूर है, वहाँ पे कि पठारी इलाका ज़्यादा है। तो चंबल का आपने नाम सुना होगा, चंबल के डाकू का नाम आपने सुना होगा। तो ये सब क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में ही है। इस नाते से यहाँ पे डाकू की चर्चा लेखक करता है। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? उन्होंने पूछा कि रास्ते में डाकू मिलते हैं क्या, इसलिए शाम को नहीं जाना चाहिए? तो लोगों ने जवाब दिया, नहीं, यह बस डाकिन है। नहीं नहीं, यह बस ही डाकिन है। डाकिन का मतलब लूट लेने वाली। खुद ही इस बस में ऐसा कुछ है जिससे आप परेशान हो सकते हैं। डाकिन के लिए डायन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। तो यह बस ही डाकिन है। आगे देखते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। बस को देखा तो लेखक के अंदर श्रद्धा, श्रद्धा उमड़ने का मतलब आगे देखिए, खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध का मतलब खूब बूढ़ी थी, मतलब पुरानी हो गई थी। तो अक्सर करके हमारे मन में बुजुर्गों को देख करके मन में एक श्रद्धा का भाव होता है, उसके उनके प्रति एक संवेदना की भावना होती है। तो वैसा ही कुछ लेखक के मन में भी एक संवेदना उमड़ पड़ी। करीब इतना पुराना जीर्ण शीर्ण ये बस है, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। सदियों के अनुभव के निशान का तात्पर्य यहाँ पे है
कि बस में बहुत सारे चोट के या बहुत सारे टूटे फूटे हुए के निशान थे। सदी का मतलब होता है शताब्दी, शताब्दी मतलब सेंचुरी, तो सेंचुरी मतलब बहुत सालों से वो बस चूंकि चल रही है, तो बहुत सारे निशान उसके बॉडी पर थे। आप यहाँ देखें तो उसके शरीर पे बहुत सारे निशान आपको देखने को मिल रहे चित्र में, ऐसे ही कुछ थी वो बस। लोग इसलिए इसे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। यहाँ पर फिर वो व्यंग कर रहा है कि अब ये केवल वृद्ध हो चुकी है, तो लोग इसीलिए इस पर सवार नहीं होना चाहते हैं क्योंकि इसको वृद्धावस्था में जो है कष्ट होगा। अब ये केवल पूजा योग्य है और इसकी केवल पूजा हो सकती है। ठीक है, आगे बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस में जा रहे थे। तो जिस कंपनी की वो बस थी, अलग अलग कंपनियों की, प्राइवेट कंपनियों की बसें चलती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। तो जिस कंपनी की वो बस थी उसके एक हिस्सेदार, मतलब मालिकों में शेयर था, मालिक 3-4 मालिक रहे होंगे, तो उसमें से एक हिस्सेदार जो है उसी बस में सफर कर रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है, मतलब चलती भी है, इतनी पुरानी हो गई है, इसके बॉडी में इतने मतलब चोट है, इतने ज़्यादा टूटे फूटे के निशान है, तो चलती है क्या। वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। बोलते हैं मतलब थोड़ा सा रौब से बोले कि चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या। लेखक के दोस्त फिर बोलते हैं कि ये हम देखना यही चाहते हैं कि चलती भी है, क्या अपने आप चलती है, धक्का देके चलाना पड़ता। उनका एक व्यंग्य था, फिर से उल्टबासी थी। हाँ जी, और कैसे चलेगी। उन्होंने फिर रौब से बोला कि हाँ जी, और कैसे चलेगी, अपने आप नहीं चलेगी तो। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। उन लोगों ने फिर एक मतलब व्यंग कहा कि अरे वाह, ये तो गजब हो गया, ऐसी टूटी फूटी बस, वृद्धावस्था की बस अपने आप चलती है, बड़ी अच्छी बात है। हम आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा करना मतलब यहाँ पे मुहावरे से समझते हैं, मतलब कि आगा पीछा देखने लगे कैसा है, क्या है, किस तरह का है। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। ठीक है, तो जब हम आगा पीछा करने लगे, मतलब उसके अवस्था को देख करके कि आगा पीछा का मतलब कि यह भाव है कि जाने कि नहीं जाए, जाए कि नहीं जाए, बैठे कि नहीं बैठे, ऐसे असमंजस की स्थिति में जब आए, तो एक डॉक्टर मित्र ने उन्होंने कहा अरे डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, वृद्ध हो गई है तो अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय। जो नई नवेली बसें हैं, न्यूली ब्रांड बसेस हैं, उनसे ज्यादा अच्छी है, विश्वसनीय है, फेथफुल है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। यहाँ पर एक शब्द है बेटों की तरह। उस जमाने में लेखक इस बात को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता है कि पुत्र और पिता का जो संबंध है बड़ा ही सुंदर संबंध है। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए, उस समय में देखा जाए, जब व्यंग लिखा था हरिशंकर परसाई जी ने, तो वहाँ पर जब बेटा बड़ा हो जाता है और पिता बुजुर्ग हो जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों में संबंधों में दरारें आती हैं। कई बार ऐसा भी देखने में मिला है बड़े शहरों में कि माता पिता जो होते हैं, जो बूढ़े हो चुके होते हैं, उनको ओल्ड एज होम में या वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यह उन लोगों का एक बहुत बड़ी गलती है बेटों की। तो यहाँ पर वही कहा कि बेटों को लेकर गोद में चलेगी। ऐसा लग रहा है जैसे बेटे हमारे गोद में लेके हमको चलते हैं, ऐसे ही ये भी चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग छोड़ने आए थे बस में बिठाने के लिए, वो ऐसे देते थे अब अंतिम विदा, इसके बाद तो आपका दर्शन होना ही नहीं है। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो उनकी आंखें ऐसे ऐसे, लेखक को लगा कि उनकी आंखें ऐसी मानो कह रही हैं कि आना जाना है, जन्म और मरण तो लगा रहता है, जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा ही, तो जो आया है, जो पैदा हुआ है सो जाएगा, यानी उसका तो मृत्यु होना ही है। चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक मतलब गरीब हो, या फकीर जो भीख मांगते हैं और भीख मांग के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिनका कोई रहने का घर होता है, उसे फकीर बोलते हैं। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त, कूच करने का मतलब जाने के लिए, निमित्त का मतलब एक केवल सहारा चाहिए, सहारा नहीं बल्कि यहाँ पे एक कारण चाहिए। निमित्त का मतलब होता है कारण, रीजन। तो कोई भी निमित्त हो सकता है। ठीक है, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। इंजन स्टार्ट हो गया और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बस, जहां पर लेखक और उसके मित्र बैठे हैं, ऐसा लग रहा पूरा बस इंजन है, हिल रहा है इतना। और हम
इंजन के भीतर बैठे हैं, और ऐसा उसे लग रहा है कि जैसे हम लोग इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे हैं, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। कांच जो खिड़कियों में कांच लगे हुए थे, मेरे जो ग्लासेस लगे हुए थे वो बहुत कम बचे थे, और जो बचे थे उनसे उन्हें बचना था। क्यों बचना था? क्योंकि टूटे हुए कांच अगर उनको लग गए तो क्षति हो सकती है, नुकसान हो सकता है, घाव हो सकता है। तो इस नाते से इनको उससे बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, तो हम जो दोस्त थे उनके पांचों वो कहाँ सरक गए? खिड़की से दूर हो लिए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारे सीट के नीचे इंजन है। इंजन चल रहा था, आवाज बहुत तेज थी, तो ऐसा लगता था लेखक को और उसके मित्रों को कि शायद सीट के नीचे ही इंजन है। इतनी आवाज हो रही थी, उससे धुआं निकल रहा था और अलग अलग सी स्मेल आ रही थी। तो ये सब अनुभूतियां उसको बता रही थी कि लगता है इंजन जो है वो सीट के नीचे ही है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यहाँ पर दो आंदोलनों का जिक्र हुआ है। असहयोग आंदोलन, जिसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोलते हैं, और ये मूवमेंट आपने अगर एसएसटी में शायद पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे। 4 सितंबर 1920 को इसको शुरू किया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट। असहयोग आंदोलन मतलब कि गवर्नमेंट जो हमें कह रही है वो हम नहीं करेंगे। और दूसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी जिसको हम बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। ये शुरू हुआ था 16 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने शुरू किया था। ये उस समय शुरू हुआ था जब नमक कानून बना था, और नमक कानून यानी भारत में नमक बनाने का भी लोगों को अधिकार नहीं था। तब गांधी जी ने दांडी मार्च करके, और गुजरात में एक जगह दांडी है, वहाँ पे जाकर के उन्होंने नमक बनाया था, नमक कानून को तोड़ा था और बोला था सविनय अवज्ञा, मतलब विनय के साथ, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी ऑब्जेक्शन के हम आपकी अवज्ञा करेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। तो इसका नाम रखा गया सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। जवान रही होगी, यानी 1920-30 के आसपास का इसको माना जाता है। तो ये बस कब की रही होगी? 1920-30 के आसपास की होगी, ऐसा लेखक का अनुमान है। ठीक है, और ये कहानी लिखी गई 1970 के आसपास, तो 40-50-60 का साल का ये समय हो गया है। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हम हिस्सा दूसरे से असहयोग, हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। तो पूरे बस को ट्रेनिंग मिल रही थी, हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा। असहयोग करने का मतलब यही है कि अगर दरवाजा खुल रहा है, खिड़कियां एक दूसरे से इधर उधर हिल रही हैं, सीटें हिल रही हैं, तो कहीं से कोई सामंजस्य, कोई कॉपरेशन नहीं था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। और उसी तरह से दोनों आंदोलनों का तात्पर्य वही है कि अयोग्य अवज्ञा आंदोलन, कुछ बात मतलब बात मान ही नहीं रही थी। सीट जो है फर्श पे लुढ़क रही है, तो खिड़कियां झूल रही हैं, शीशे इधर उधर बिखर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। सारी सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। सीट जो है इस पे लेखक और उसके मित्र बैठे हैं, और बॉडी मतलब जो फर्श होती है उसमें सीट को नट बोल्ट लगा के कसा जाता है, तो उससे असहयोग चल रहा था, लेकिन उससे हिल रही है वो। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल रही है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। तो ऐसा लगता कभी कभी कि सीट जो है, ऐसा लगता कभी कभी कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे भागी जा रही है, और कभी कभी लगता कि बॉडी सीट को छोड़ के आगे निकल गई है। तो इस तरह से ये परिस्थितियां चल रही थी। आगे कभी 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। आगे फिर उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि सीट पर वे लोग बैठे हैं या उन पर सीट बैठी है। ठीक है, यानी कि इस तरह से उनमें आंदोलन छिड़ गया था। एक तरह से जो आवाज, बस चल रही है तो बस चलने से जो उहापोह उथल पुथल मच रही थी, तो लेखक ऊपर नीचे हो रहा है, तो सीट पे वो है कि वो सीट उन पे है, कुछ पता नहीं चल रहा था। एकाएक बस रुक गई, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। एकाएक यानी अचानक, सडनली बस रुक गई और ऐसा लगा कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। तो जो टैंक था उससे ड्राइवर ने क्या किया, बाल्टी से पूरा पेट्रोल बाहर निकाल लिया और फिर नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में
दूध की शीशी लगाती है। अब लेखक को ऐसा लगा, ये व्यंग है एक तरह से फिर से, कि जो बस कंपनी के हिस्सेदार हैं वो क्या करेंगे, इंजन को अपने गोद में रख लेंगे जैसे बच्चों को रखा जाता है, और नली से पेट्रोल उसको पिलाएंगे जैसे माँ बच्चों को दूध पिलाती है शीशी से। तो कहीं ना कहीं ये व्यंग्य था कि हिस्सेदार यह जान रहे हैं कि बस की अवस्था ठीक नहीं है, बस सही से चलती नहीं है, लेकिन फिर भी वो बस को ठीक और सही बता रहे हैं। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से का कोई भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। तो बस जो है 15-20 मील रफ्ते तेजी से, मील जो है ये दूरी का एक पैमाना है, एक मेजरमेंट है। तो 15-20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। उसके किसी हिस्से पे कोई भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है, वो तो कुछ भी हो सकता है, कोई मतलब कोई भी भरोसा करना संभव नहीं है। दृश्य तो आसपास के बहुत लुभावने थे, उसमें पक्षी भी बैठे थे, पर हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेकिन लेखक जो है हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों दुश्मन समझ रहा था, आगे बोलता है, जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। यानी कि पेड़ को दुश्मन लेखक इसलिए समझ रहा है क्योंकि पेड़ से बस के टकराने की संभावना ज्यादा है, और अगर पेड़ से बस टकरा गई तो फिर लोगों की मृत्यु हो सकती है, बहुत चोटें आ सकती हैं। इस नाते से लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन मान रहा है, और एक पेड़ जब निकल जाता तो अपने आप को भगवान का शुक्रिया अदा करता और बोलता कि अब जान बची, और दूसरे पेड़ के आने का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, और कोई झील अगर दिखती आसपास तो मतलब रास्ते में, तो लगता कि अब इसमें बस डूब जाएगी। गोता लगाने का मतलब डूब जाना, ठीक है। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। मैंने आप वापस चर्चा की कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने आह्वान किया था पब्लिक से कि हम विनय के साथ जो अंग्रेजों की जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसको नहीं फॉलो करेंगे। तो अब पूरी तरीके से तमाम तरकीब का मतलब तरीके, जिस तरह से उसको चलाया जा सकता है, लेकिन चला नहीं। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। बस तो फर्स्ट क्लास है, एकदम A1 क्लास की। इत्तेफाक की बात है कि आज खराब हो गई, वो मशीन है, खराब तो होता ही रहता है। तो इस तरह से वो एक्सक्यूज दे रहे थे। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण चांदनी का मतलब बहुत ही हल्की हल्की चांद की रोशनी आ रही थी, उसको क्षीण चांदनी बोलते हैं। वृक्षों की छाया में वह बस बड़ी दयनीय, मतलब बहुत ही उस पर दया आ रही थी कि बताओ कितनी बेचारी बूढ़ी पुरानी बस हो गई है और अभी भी इसको सवारी को ढोना पड़ता है। तो देख, दया का भाव लेखक और उसके मित्रों के मन में उत्पन्न हो रहा था। लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। उसने उदाहरण दिया कि लगता है कोई वृद्ध अवस्था की औरत है जो थक कर बैठ गई हो, अब चलना नहीं चाहती है। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले जा रहे हैं। ग्लानि, अंदर से एक कुफ्त हो रही थी, अंदर से एक सॉरी फील हो रहा था कि इस बेचारी बूढ़ी बस पे हम क्यों बैठ गए, लद कर चले आ रहे हैं। पूरी तरह से सब लोग लदे हुए हैं, इस पर पूरा बोझ डाले हुए हैं और ये सबको उठा रही है। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो लेखक का फिर कहता, अगर प्राणांत, यहाँ पे दीर्घ संधि हुई है, प्राण प्लस अंत, प्राणांत। तो कहा अगर इस बस का प्राणांत, प्राणों का अंत अगर यहाँ पे हो गया, नहीं बस यहाँ से हिली ही नहीं, तो इस बियाबान में, बियाबान मतलब निर्जन स्थान जहाँ पे कोई इंसान ना हो, तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार, यानी अब इसे यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। तो ऐसा लेखक को लग रहा था। आगे, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। इसकी चाल और कम हो गई थी। जो हिस्सेदार साहब बस में बैठे हुए थे उन्होंने इंजन को खोला और कुछ उसमें सुधार किया और फिर बस आगे बढ़ गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की रोशनी, आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। यानी कि जो बस की हेडलाइट थी अब वह फ्यूज हो चुकी थी, उससे अब रोशनी नहीं आ रही थी। तो वह टटोल करके कहीं ना कहीं धीरे धीरे चल रही थी। टटोल कर मतलब एकदम आस्ते आस्ते चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी,
अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। तो गाड़ी चूंकि स्त्रीलिंग शब्द से आते हैं, बेटी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो बोल रहा है कि बस किनारे खड़ी हो जाती है और बोलती है निकल जाओ बेटी। जो भी गाड़ी आती है उसको बेटी करके संबोधित करती अपने भाव में, और कहती अब तो मेरी वह उम्र नहीं रही कि मैं तुमसे कॉम्पिटिट करूं, तुमसे आगे निकलूं, यानी बूढ़ी हो चुकी हूँ। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। पुलिया मतलब पुल या फिर ब्रिज, छोटे ब्रिज जो होते हैं, आपने देखा होगा रोडों पे बने रहते हैं। तो उस पर जैसे ही बस पहुंची, एक टायर फिस करके बैठ गया, मतलब उससे पूरी हवा निकल गई और बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। तो बस जो है, क्योंकि अचानक से हवा निकली थी, तो बस बहुत जोर से हिली और रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। अगर बस स्पीड में होती तो शायद ये संभावना थी कि उछल करके नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। तो जो कंपनी के हिस्सेदार बस में यात्रा कर रहे थे, उनकी तरफ लेखक ने बड़ी श्रद्धा भाव से देखा कि कितना व्यक्ति कितना ज्यादा अपने इस बस के प्रति निष्ठावान है, कि सब कुछ जानते हुए कि बस में परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं, कुछ भी हो सकता है, फिर भी इस बस में यात्रा कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं श्रद्धा की बात है लेखक के लिए। वह टायरों की हालत सुधारते हैं, फिर भी जान हथेली वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहे हैं। श्रद्धा का भाव मैंने आपको बताया कि सब कुछ पता है हिस्सेदार को कि बस जो है खराब है, इसकी टायर की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। स्थिति जो टायर बहुत कमजोर हो चुका है, अभी भी फट सकता है। ये सब जान रहे हैं, फिर भी अपनी जान हथेली पर लेकर, यहाँ पे जान हथेली पर लेकर चलना मुहावरा है, तो जान हथेली पर लेकर इस बस में सफर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जान रहे हैं कि बस जो है मौत का सबब बन सकती है, मौत का कारण बन सकती है, लेकिन फिर भी अपनी जान हथेली पर लेकर के चल रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग मतलब त्याग, त्याग की ऐसी भावना दुर्लभ है। बिल्कुल बहुत मुश्किल से ऐसी भावना देखने को मिलती है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। फिर लेखक ने और व्यंग करते हुए सोचा कि जो इस व्यक्ति की उत्सर्ग की भावना है, त्याग की भावना है, बलिदान की भावना है, इसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। शायद इसका सही उपयोग कहीं और होता तो देश के कुछ काम आता। आज यह आदमी जान रहा है कि बस में जान जाने की पूरी संभावना है, फिर भी बस में यात्रा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यह बड़ा ही क्रांतिकारी स्वभाव का व्यक्ति है, बहुत ही बलिदान करने वाला व्यक्ति है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता मतलब जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स होते हैं उसमें इसको होना चाहिए, जिससे यह कुछ देश के लिए भला कर सके। अगर बस नाले में गिर पड़ती है और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे इसका इंतजार करते। और भी वो फिर आगे फोरकास्ट कर रहा है, और भी आगे अनुमान लगा रहा है कि मान लीजिए कि बस अगर नाले में गिर गई होती और सब लोग मर जाते, तो देवता जो है बाहें पसारे इस हिस्सेदार का इंतजार कर रहे होते एकदम कि आओ भाई आओ, तुम्हारी ही कमी थी। और कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। यह भी व्यंग है कि देखो वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपनी जान दे दी, मर गया लेकिन टायर नहीं बदला। ठीक है, तो यह भी एक व्यंग है कि आपके पास आवश्यकता तो है काम करने की, उस आवश्यकता का पूर्ति करना भी आवश्यक है, लेकिन नहीं, उसके ना करने से आपको क्या हानि होगी यह भी आप जान रहे हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक महानता का भाव है, ऐसा लेखक बोल रहा है, उसका ऐसा व्यंग कह रहा है। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, मतलब वक्त पे पन्ना पहुंचने की उम्मीद थी वो भी छोड़ दी थी। यद्यपि कि पन्ना कभी भी पहुंचेंगे इसकी भी उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना या कहीं भी पहुंचने की, यानी अब लग रहा था लेखक को कि इस बस में ही उसका अंत्येष्टि हो जाएगा, उसका अंतिम समय आ जाएगा, ऐसा उसको लग रहा था। इसलिए पूरी उम्मीद, जो पूरी आशाएं थी वो उसने छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। तो लग रहा है कि अब इसी मतलब इतना धीरे चल रही, इतनी बियाबान स्थिति में चल रही है कि लेखक को लगने लगा है कि जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इसके बाद सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है जहाँ पे आदमी मौत पाने के बाद जाता है। तो प्रयाण का मतलब होता है प्रस्थान कर जाना।
प्रयाण, प्रयाण का मतलब प्रस्थान कर जाना। इस पृथ्वी पर कोई उसकी कोई मंजिल नहीं है, तो उस बस की कोई मंजिल नहीं है, वो कहीं भी रुक सकती है, कहीं भी उसका अंत हो सकता है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए थे। तो लेखक की जो बेताबी, बेताबी शब्द का मतलब होता है जो बेचैनी है, जो तरह का रेस्टलेसनेस है वो खत्म हो गया था, जो उसका स्ट्रेस था वो भी खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि अब पता नहीं है क्या होगा, तो आदमी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, जो भी होगा सब कबूल है। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। अब इत्मीनान, इत्मीनान का मतलब बिल्कुल चिंता रहित, बिना किसी परेशानी के आराम से बैठ के, जैसे घर में बैठे होते हैं। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया, तो चिंता खत्म हो गई, हंसी मजाक शुरू हो गया। तो जब आपको यह पता चल जाता है कि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, अब जीवन जो है वो एक आशा पर ही निर्भर है, तो इंसान क्या करता है, हर एक मोमेंट को जीने का प्रयास करता है। अगर इस पूरी स्थिति को हम आज के समय से कोरिलेट करें, तो आप देख रहे हैं कोरोना महामारी का जो समय चल रहा है, इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो हमारा विचार यही होता है कि पढ़ाई लिखाई जो हम कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं, एक एक मिनट जो हमारे पास है उसको हमें अच्छे से जीना चाहिए। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से जीना चाहिए। तो यह पाठ आज यहीं समाप्त होता है, इसकी व्याख्या ही समाप्त होती है। आप क्या करेंगे, आपको गूगल क्लासरूम में इस पाठ का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, और वहाँ पर आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, आपको इस पाठ में आए गए मुहावरों को छांटना है और आपकी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।